इंदिरा गांधी की हत्या, वो उस केस को भी आपने देखा था? हाँ बिल्कुल देखो, छत के ऊपर जो है एक तसला पड़ा हुआ था, तो इंदिरा गांधी रोज उसमें पानी डालती थी जानवरों वगैरह के लिए, पक्षियों वगैरह के लिए। एक गोली उसमें पड़ी थी। क्या था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कितनी गोलियां लगी? 29-37 थी। 29 गोली? 10 आदमी और जिनका कोई लेना देना नहीं है, स्टे लोग ऐसे घूम रहे हैं, मीडिया वाले हैं, पुलिस वाले हैं, और आके वो भी वहाँ पे अपने सब फिंगरप्रिंट्स छोड़ गए। अब वो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, उसको अलग करना, डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक आरूसी केस, एक कमरे क्राइम सीन पे ही कई लोग घुस गए थे, एक गोल्फ स्टिक और एक गोल्फ स्टिक जो पॉसिबल ही नहीं है उससे। क्लीन चिट क्यों दे देते हैं आप? देखिए, मैं जब जान रहा हूँ कि वहाँ पे कोई तीसरा आदमी आया है। आरूसी की पोस्टमार्टम से भी छेड़छाड़ हुई थी? साइकोपैथिक की मेमोरी तो बहुत एक्सेलेंट होती है। तो मैंने एनाटॉमी हॉल में वो 21 की 21 रखी और ही केम एंड इमीडिएटली आइडेंटिफाइड ईच ऑफ देम। सुरेंद्र कोहली, ये रिम्पा है, ये फला है, ये फला है। उसने नहीं किया। अब तो हम यही कहेंगे ना, जब कोर्ट ने कह दिया नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं उसने किया। क्राइम सीन पर पहली नजर क्या जाती है, सबसे पहले क्या? डीएनए में बड़ी एक पिक्यूलर प्रॉब्लम वहाँ आई थी, सबका डीएनए एक जैसे ही आ रहा। कितने कंकाल मिले थे? 8-10 लोग थे। महत्वपूर्ण और लाइफ में एक बार हुआ ये बिल्किस बानो वाले केस में, जब बॉन्ड्स मैंने कहा मिल गई, एक मिली है, तो उसके बाद में खोदने लगे, तो जहाँ से खोदा तो वहाँ से सबसे पहले जो निकल के आई वो एक बच्ची की फ्रॉक निकल के आई। कई केसेस ऐसे भी आए होंगे ना लाइफ में कि मतलब आपको मालूम है और सारे एविडेंस है कि इसने ही क्राइम किया, लेकिन कोर्ट ने उसको बरी देखिए, कर दिया। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे वो लगे कि जहाँ ये मालूम था कि इस आदमी ने क्राइम नहीं किया है और उनको सजा हो गई। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, फॉरेंसिक साइंस के बिना आज की तारीख में कोई ऐसा आपराधिक केस नहीं है जिसको सॉल्व किया जा सके, या कोई केस सॉल्व भी होता है तो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर या वो उस केस को पुख्ता करने के लिए फॉरेंसिक साइंस की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। इस वजह से आज हमने बुलाया है एक जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को, जिनका नाम है तीरथ दास डोगरा। ये एम्स के पूर्व डायरेक्टर भी रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि देश के कई ऐसे चर्चित केस रहे हैं जिसमें निठारी कांड हो, बाटला हाउस इनकाउंटर हो, बिल्किस बानो का केस हो, इंदिरा गांधी की हत्या का केस हो, तो ये तमाम ऐसे केस हैं जिनमें तीरथ दास डोगरा सर की बड़ी भूमिका रही थी। तो सर, आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये भी हमें समझ में आया कि जो भारत की पहली डीएनए प्रोफाइलिंग थी, वो डीएनए प्रोफाइलिंग की फैसिलिटीज की शुरुआत भी आपने करी थी? जी, एक्चुअली जब डीएनए आया, पब्लिकेशन हुआ एलेक जेफरी का, तो उसके बाद ही हमने सोचा कि भाई हमारे यहाँ भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए। और लकीली मेरे को 2 स्टूडेंट एक साथ मिल गए 88-89 में। एक लड़की थी श्रीनगर से, डॉक्टर अनुपम रैना, बाय द वे रिटायर भी हो गई, 3 महीने पहले ही रिटायर हुई। एक्सटेंशन मिल गया, अभी एक्सटेंशन में काम कर रही हैं। और एक नॉर्थ ईस्ट से लड़का था, तो वो एमडी कर रहा था, ये पीएचडी के लिए इन्होंने ज्वाइन किया था। तो मैंने डिसाइड किया भी उसी वर्क को बेस्ड उस पर हम इसी चीज़ को यहाँ डेवलप करेंगे। तो शुरुआत कर दी इन दोनों को लेकर के। बॉम्बजेन था उस लड़के का नाम, डेथ हो गई उसकी। तो बॉम्बजेन और अनुपमा ने मिलकर के ये डीएनए लैब एस्टेब्लिश कर दी थी एम्स में, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर ही। सुपर। अच्छा, अब मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्राइम सीन पर जब आपकी नज़र जाती है या फॉरेंसिक एक्सपर्ट जाते हैं, तो वो कैसे काम करते हैं? पहली नज़र क्या जाती है, सबसे पहले क्या? ये बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नहीं सोचता और कोई इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई हो सकता है राइट सर। इन्वेस्टिगेशन में, जी। और जिसकी हिंदुस्तान में सबसे कम सेंसिटिविटी है। क्राइम सीन एक ऐसी चीज़ है जिसको तुरंत प्रिजर्व कर लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके।
बट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में पहला काम जो होना चाहिए वो यही है कि क्राइम सीन को प्रिजर्व कर लिया जाए। अब वो टेंडेंसी हमारे यहाँ है नहीं, हमारे तो भीड़ की टेंडेंसी है ना। कहीं कुछ हो गया लोग भीड़ बस जगह के चाहे कुछ होगा तो लोग दौड़ पड़ते हैं, चाहे हम्म। मीडिया हो, चाहे पब्लिक हो, सब हो, कोई हो। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन की। और मैंने कितने ही केस देखे हैं खराब होते हुए, सिंपली बिकॉज दिस थिंग कि उसका प्रिजर्वेशन सीन ऑफ क्राइम का जो कॉर्डन करना होता है वो नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ ऑफ क्राइम की है कि इमीडिएट उसको कॉर्डन कर लिया जाए। आपने बाहर देखा होगा, फोटो देखे होंगे, फिल्में देखी होंगी, सब देखा होगा कि इमीडिएट फीते से उसको बांध दिया जाता है चारों तरफ से, पुलिस से बांध दिया, कॉर्डन ऑफ कर दिया, और फिर उसके अंदर कोई नहीं जा सकता, उसके 2-4 फुट पहले तक कोई नहीं जाता। तो ये सबसे पहली बात है जो क्राइम सीन पे करने की आवश्यकता है, कहीं भी, चाहे गांव है, रिमोट है, घर है, शहर है, कहीं भी है। क्योंकि देखिए एक फोरेंसिक का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको आप समझिए। हाँ प्लीज। बेसिक प्रिंसिपल को हम कहते हैं लोकार्ट्स प्रिंसिपल। लोकार्ट्स प्रिंसिपल। अच्छा। लोकार्ट्स प्रिंसिपल में यह है कि जब कोई भी दो चीज़ें आपस में संपर्क में आएंगे तो वो एक दूसरे की ट्रेसेस, निशानियां लेके जाएंगे। छोड़ के जाएगी, लेके जाएगी। मैं इस कमरे में एंटर हुआ हूँ, मैं कुछ यहाँ छोड़ के जाऊंगा, जब जाऊंगा तो कुछ यहाँ से लेके जाऊंगा अपने साथ। इनको हम बोलते हैं ट्रेसेस। तो ये एक्सचेंज ऑफ ट्रेसेस जो है वो हर सीन में कहीं भी एंट्री है तो वहाँ होगा। तो क्राइम जहाँ हो रहा है, वो आदमी मार के जा रहा है या कुछ और करके जा रहा है या चुरा के ले जा रहा है, तो इस इंटरेक्शन में भी दोनों जगह, वो जगह जहाँ आया है या वो जिसको मारने आया या चोरी करने आया, कुछ भी करने आया, वहाँ पे वो अपनी एविडेंसेस छोड़ के जाएगा और एट द सेम टाइम वहाँ की एविडेंसेस अपने साथ लेके जाएगा। इन दोनों का मिलान ही इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है ना। जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने कमरे को हाथ लगाया, फिंगरप्रिंट छोड़ दिए, यहाँ आके बैठा हूँ, फाइबर छोड़ दिए, जूते पड़े हैं नीचे, फुटप्रिंट आ जाएंगे, साथ में मिट्टी विट्टी मेरे पैर पे जो लगी है वो छोड़ जाऊंगा। जब मैं जाऊंगा ये धागे हैं सब लगाया तो ये मेरे साथ में चले जाएंगे, है ना। और कोई चीज़ भी मेरे साथ में जो लगी है वो चली जाएगी। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो प्रेजेंस सिद्ध होती है कि हाँ भी ये कॉन्टैक्ट में आए थे। तो ये हमारा एक जैसे वेपन है, किसी वेपन से हमने किसी ने किसी वेपन से उसका मर्डर किया, चाकू से मान लीजिए मर्डर किया, तो हम क्या ढूंढेंगे? चाकू के ऊपर ब्लड के निशान जाएंगे, टिश्यू के निशान जाएंगे उस आदमी की जिसको मारा है, और बॉडी पे क्या होगा? उससे एक वुंड प्रोड्यूस होगा, है ना। जो वुंड उस वेपन के साइज का होगा, उसकी जैसे नुकीला है, एक तरफ से धारदार है, दो तरफ से धारदार है, जैसा भी है उस स्ट्रक्चर का वुंड होगा। तो ये एविडेंस वहां छोड़ गया अपना कॉन्ट्रैक्ट के कारण। कुछ अगर ग्रीस वगैरह लगाया उसके ऊपर या फॉरेन मटेरियल रखा है नाइफ पे, तो वो भी वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। तो यानी कि नाइफ की एविडेंस चली जाएगी बॉडी पे, बॉडी की एविडेंस एज ए खून, ब्लड, टिश्यू जो है, जो कुछ भी है वो उस पर आ जाएगा। हम इन दोनों को मिलाते हैं, वही तो इन्वेस्टिगेशन है। है ना। तो वो बहुत जरूरी होता है, और ये डिपेंड करता है आप सीन ऑफ क्राइम को कितनी अच्छी तरह से प्रिजर्व करते हो। तो ये तो पब्लिक को, क्या आम जनता को भी समझा देना चाहिए कि जहाँ भी कोई क्राइम होता है, कुछ भी होता है, उसको कॉर्डन तुरंत कर दिया जाए। तुरंत, चाहे अब रस्सी बांध के उसके चारों तरफ जो है और एरिया को बांध दीजिए कि इस एरिया से आगे कोई नहीं जाएगा, पुलिस आएगी तो भी होगा। तो ये तो मैं सोचता हूँ कि जो गांव में एक प्रधान होता है या वहाँ पे एक चौकीदार होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो उनको ही सिखा देना चाहिए, हर आदमी को सिखा देना चाहिए। और हमारे यहाँ जितनी गड़बड़ होती है, ये होता है कि एकदम से मीडिया घुस जाएगा अंदर। अब वो सारी एविडेंसेज और ट्रेस एविडेंसेज जो है, प्रिंसिपल लोकार्ट जो है, उसकी तो ख़त्म हो गया। वो हर आदमी अपनी एविडेंस छोड़ सब मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा उसका। मेरा एक सवाल कि एक तो हुआ कि क्राइम सीन को प्रिजर्व किया, एकदम प्रिजर्व किया, कॉर्डन ऑफ किया। एक ये भी है कि मान लीजिए कोई क्राइम हुआ और जो क्राइम करने वाला है वो क्राइम सीन पर ही है, और अगर उसने छेड़छाड़ कर दी, फिर फॉरेंसिक की क्या इंपॉर्टेंस? देखिए, वो तो हम देखते हैं ब्रॉडवे में, हम क्राइम सीन को दो तरह से देखते हैं। हाँ, एक वो होता है कि भाई, एक वो जहाँ पे एक अनायास किससे मर्डर होता है, अनप्लान्ड वे में होता है ना, तो उसकी पिक्चर अलग होगी। और जो एक प्लान्ड वे में करते हैं मर्डर,
उसकी सीन ऑफ क्राइम की अलग पिक्चर होएगी। जो प्लान्ड वे में कर रहा है ना, तो वो क्या करेगा कि भाई उस जगह को, बॉडी को भी, वेपन को भी छुपाने की कोशिश करेगा, बॉडी को भी छुपाने की कोशिश करेगा, उसकी पोजीशन चेंज करेगा और सब चेंज करेगा। तो इसको हम दो में क्लासिफाई कर देते हैं, कभी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम सीन जो है ना। तो उसके आधार पर उसको क्लासिफाई, वो भी मदद करता है हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है ना। तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत से लोग उसको छेड़छाड़ करना चाहेंगे, एविडेंस को मिटाना चाहेंगे, या बॉडी को डिस्टर्ब करना चाहेंगे, छुपाना चाहेंगे, वो सब करते हैं, लेकिन इसमें वो अपनी और एडिशनल एविडेंस से छोड़ जाता है। अच्छा। जितना देर तक वो क्राइम सीन ऑफ क्राइम पे रहेगा कोई भी आदमी, जितना वो छेड़छाड़ करेगा उतनी ज़्यादा अपनी ट्रेस एविडेंसेस भी छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसने नेचुरल चीज़ से बढ़कर के आगे उसको डिस्टर्ब किया, तो उससे उसकी और एविडेंसेस होंगी तो और आसान हो जाता है। तो अगर रुक कर के वहाँ कुछ करता है तो जो कुछ करेगा वो एक एविडेंस बन जाएगी, है ना। मान लो उसने पानी पिया तो पानी पे, गिलास पे फिंगरप्रिंट आएंगे उसके, पानी पिएगा जो उसके पोर्शन, अपर पोर्शन में लिप प्रिंट आ जाएंगे उसके, है कि नहीं। जहाँ पानी से उसने नलका घुमाया पानी लेने के लिए या किसी बोतल से लिया, उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। तो जितना मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है वो सीन ऑफ क्राइम पे रुक कर के कोई भी क्रिमिनल, वो और एडिशनल अपने एविडेंस छोड़ रहा है। सर, कोई ऐसा केस जिसमें क्राइम सीन को एकदम इतना छेड़छाड़ कर दिया होगा कि उसको केस सॉल्व होने में बहुत दिक्कत आई, या केस सॉल्व भी हुआ तो वो सवालों के घेरे में आ गया, ऐसा कोई केस, बड़ा केस? मैंने कहा ना, जितना क्राइम सीन को डिस्टर्ब करेगा कोई, उतनी ही ज्यादा एविडेंसेस देखे जाएगा हमको, उतना ही वहाँ खेलेगा, उतना ही कांटेक्ट में आएगा चीज़ों के, तो वो अपनी एविडेंसेस ज़्यादा छोड़ के जाएगा। उसके पैरों को मूवमेंट, हाथों को मूवमेंट, फिंगरप्रिंट, एवरीथिंग जो है वो ज़्यादा एरिया में फैल जाएगी जितना वहाँ पे वो मैनिपुलेशन करेगा। कोई केस याद आता है? कोई केस ऐसा? बहुत से केस, कोई भी मर्डर होता है, उल्टा दिक्कत वहाँ आती है, वहाँ दिक्कत आ सकती है कि जहाँ पे उसने कई चीज़ें छोड़ी लेकिन उसको प्रिजर्व नहीं किया गया, तो और लोग भी आ गए। जैसे हम देते हैं, तो आप बात कर रहे थे तो आरुषि के केस की जैसे बात कर, तो आरुषि केस में क्या हुआ, यही हुआ ना कि जो प्राइमरी एविडेंसेस थी क्रिमिनल के, उसके अलावा बाकी लोगों और घुस आए वहाँ पे, तो सब इंटरमिक्स हो गया। अब मुश्किल हो जाती है। क्रिमिनल जितने भी वहाँ ज़्यादा कर रहा है वो हर चीज़ उसकी एविडेंस छोड़ के जाएगी। बाकी लोग अगर क्रिमिनल के अलावा कोई दूसरे लोग बाद में आकर के वहाँ घूम जाते हैं, कर देते हैं, चीज़ों की तलाश कर लेते हैं, तो वो उतना ही उसको विशेष करती जाएगी कि उनकी वो एडिशनल एविडेंस में छोड़ते चले जाएंगे। एक आदमी के फुटप्रिंट्स आप डिटेक्ट कर सकते हो, फिंगरप्रिंट से डिटेक्ट कर सकते हो, अब 10 आदमी और जिनका कोई लेना देना नहीं है, स्टे लोग ऐसे घूम रहे हैं, मीडिया वाले हैं, पुलिस वाले हैं, और आके वो भी वहाँ पे अपने सब फिंगरप्रिंट्स छोड़ गए, अब वो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, उसको अलग करना, डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक आरुषि केस, एक कमरे क्राइम सीन पे ही कई लोग घुस गए, तो बाकी लोगों को घुसने से होता। क्रिमिनल जो भी कर रहा है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो और एविडेंसेस क्रिएट कर रहा है। आरुषि केस में क्या एविडेंस फॉरेंसिक पर मिला था जिससे कहा जा सकता था कि उसके मदर फादर ही मर्डरर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला था कि ये कह सको आप कि उसके मदर फादर का था। हाँ, कोई दूसरा तीसरा आदमी था, उसकी तमाम एविडेंस थी। जैसे देखिए, आप चलिए, एक जब आरुषि का अपन नीचे से आरुषि से शुरू करते हैं। आरुषि लेटी थी, 2 उसके वूंड लगे हैं। एक वूंड इतना शार्प है कि गला काट देता है, तो किसी और ने, किसी आदमी ने डाला है इतना शार्प। दूसरा हेड पे है जिसमें हेड तक की बोन नीचे फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि वो किसी ऐसे वेपन से लगे हैं जो एक साइड से शार्प है, दूसरी साइड से थोड़ा ब्लंट है, तभी तो स्कल का फ्रैक्चर हुआ ना, नीचे ब्रेन तक चला गया वो। अब यानी कि शार्प एक साइड से शार्प, एक साइड, दूसरा हैवी कटिंग वेपन है, क्योंकि जो लगा है वेपन गले पे, वो इस बॉक्स सबको डिस्ट्रॉय करता है, स्पाइनल कॉलम कॉर्ड तक चला गया है, बहुत डीप ब्रेथ तक। तो वो सारा डिस्क्राइब करता है कि बड़ा हैवी कटिंग वेपन था। उसके बाद में वेपन को बाहर खींच करके और लहराने के
एविडेंस है। क्या होता है, जब किसी वेपन को पहले आप किसी पानी में डाल दीजिए, फिर उसको उठा के जोर से ऊपर ले जाइए, तो उसके ऊपर जो ब्लड लगा होगा, सोक्ड होगा ब्लड उसके ऊपर, वो ट्रेल की तरह अपनी ट्रेल बनाएगा। एक मूवमेंट है, फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स वेपन जा रहा है, तो वहाँ से उसकी ट्रेल बनेगी। तो ट्रेल इस केस में से दीवार पे चल रही है, ऐसे फाटक तक जा रही है, जो बिल्कुल डायरेक्टली बोल रही है कि सब वेपन से मारा है। फिर उसके बाद में वेपन को ऊपर ले गए और फिर दोबारा से वेपन को सेकंड टाइम स्कल पे मारा है। तो वेपन एक ही है, वुंड दो हैं। तो ये अपने आप एक तय करता है कि हैवी कंटिंग वेपन से उसको मारा गया था। फुटप्रिंट्स है उस पर कमरे के घुसने के स्थान पे ब्लड के, वो अपने आप में इंडिकेट करता है कि भाई कोई आया है। तो फुटप्रिंट्स कहाँ से आएंगे? शराब की बोतल वहाँ पड़ी जिस पे किसी ने शराब पिए, फिंगरप्रिंट्स थे ब्लड के, तो यानी कि कोई ऐसा आदमी आया है जिसका हाथों में ब्लड सना हुआ है। ऊपर से भी कुछ आने की एविडेंस थी, तो यानी कि कोई आदमी बाहर से गेट की तरफ से आया है जिसके फुटप्रिंट्स बने हैं, जिसने वहाँ मारा है, फिर ऐसे जो वेपन को ऊपर ले जाकर दोबारा समा, यानी कि एवरीथिंग वहाँ पे है। बोतल जिससे शराब पिया लिए निकाला, उस पर प्रिंट्स हैं। अब होता क्या है इस केस में कि इतने लोग घुस गए कि वो फुटप्रिंट सब खत्म हो गए। एक मिनट, फुटप्रिंट जहाँ आरुषि की बॉडी मिली वहां पर तो 10 लोगों के नहीं मिले होंगे, वहां तो कातिल का ही मिला था एक ही था, लेकिन वो सब घुस आए तो 10 लोगों के हो गए, वो तो मिट ही गए। बड़ी उनकी तो थोड़ा सा लाल सा कलर नजर आता था। तो वहां किस किस के, राजेश तलवार के थे वहां फुटप्रिंट? ना 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 ना, वो पब्लिक के आ गए। कातिल का गायब हो गया उसमें से। तो नेचुरली यार, जब सब लोग घुस आएंगे, भाई इस कमरे में आया हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरी छड़ी भी वहाँ लगी है, मेरा पैर भी इस पर लगा है, तो कुछ ना कुछ मेरी छड़ी से यहाँ ट्रांसफर हुआ है ना। अब यार 10 छड़ियाँ और लगा दो, 10 पैर, तो किसका कौन किसका चोर, वो कौन जो सी डोगरा। तो वो शराब की बोतल, जो बोतल हाँ, थी, तो उस पर लोगों ने उठा उठा के देखा, उस पर सैकड़ों फिंगरप्रिंट हो गए, और पहले फिंगरप्रिंट के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए दूसरे फिंगरप्रिंट। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कौन किसका है? तो हो सकता है जानबूझ के किया गया हो। नहीं, जानबूझ के कैसे कौन करेगा? कातिल कातिल तो जितनी बार उसको मिटाने की कोशिश करेगा अपने हाथों से, उतने ही फिंगरप्रिंट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो तो। अरे तो वो अपने हाथ से मिटाने की कोशिश नहीं करेगा किया तो ना, वो फिर दूसरों से करवाया ना। दूसरों से इतने लोग थोड़ी, फिर कहाँ से आ गए 10-15 लोग उसमें? यानी कि लेके आए 15 लोग, तो फिर जगह क्यों नहीं है? छोटा सा तो घर है वो। मान लीजिए, एक बार को मान लेते हैं कि राजेश तलवार उनकी वाइफ ने मिलकर इस मर्डर को अंजाम दिलाया, तो राजेश तलवार एविडेंस मिटाने के लिए सबको अलाउ कर दिया? नहीं, राजस्थान उन्होंने तो किया नहीं ना भाई, आपको पूरी स्टोरी देखनी पड़े। वो क्यों करेंगे और वो क्यों उसमें मिटाएंगे? पहले बात ये है। और वो क्यों तो शराब पिएंगे पहले बोतल से, पहले या बाद में, है ना? देखिए, एक बड़ी बात होती है मेंस रिया बोलते हैं, गिल्टी माइंड। कोई भी क्राइम करते हैं तो पहले उससे आपका माइंड में गिल्ट आता है ना? तो गिल्टी माइंड पहले आदमी का बनता है। तो मुझे ये बताओ, ऐसा क्या होगा कि पेरेंट्स के मन में ये गिल्ट आएगा, ये पाप आएगा कि अपने बच्चे को मार दें? आपने बोला एक वेपन था जिससे काटा, मारा। सीबीआई की जो दूसरी टीम आई थी, जिसने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को बताया था कातिल है, उन्होंने वेपन के तौर पर एक गोल्फ स्टिक और एक गोल्फ स्टिक, जो पॉसिबल ही नहीं है उससे, और ब्लेड। तो ये थ्योरी में कहा गया था कि गोल्फ स्टिक से मारा ऐसे, और सर पे एल कलर का, एल साइन का सर, हम सीबीआई की थ्योरी बताते हैं, एल साइन का वो मार्क बन गया। उसके बाद किसी सर्जिकल ब्लेड से गला काटा गया था, ये कहा था, और आप कह रहे हैं कि वो था। अब देखिए, ऐसा है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब कोई एविडेंस नहीं होती है तो आपका इमेजिनेशन काम करता है। जब आपको कोई फैक्ट नहीं मिलता तो आप कल्पना करना शुरू करते हो। अब वो कल्पना का तो कोई अंत नहीं है, कहीं भी ले जाओ। कल्पना तो ये भी हो सकती है कोई स्पेस से आदमी आया, मार के चला गया। कल्पना तो लोग कुछ भी करते हैं। तो कल्पना का कोई अंत नहीं होता।
और कल्पना इसलिए की गई थी क्योंकि एविडेंस ही वहाँ खराब हो कोई गया था। एविडेंस थी नहीं। अब वो कल्पनाशील होकर के लोग जो भी इन्वेस्टिगेटर उन्होंने कर दिया अपना काम, वो इसीलिए फिर कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाई, फाइनली हाई कोर्ट में जाके गिर गए उनके आरुषि केस के में। पोस्टमार्टम से भी छेड़छाड़ हुई थी। देखो आरुषि के पोस्टमार्टम से कैसे छेड़छाड़ हो सकती है, तब तक तो किसी को पता नहीं है। वो डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर बाय द वे एम्स का स्टूडेंट ही था वो, है ना। उसने पोस्टमार्टम किया तो क्या छेड़छाड़ करेगा उसमें। देखिए कोई भी डॉक्टर पोस्टमार्टम पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता, बिकॉज अगर ये सिद्ध हो जाए कि डॉक्टर ने छेड़छाड़ की है तो मालूम है सज़ा कितनी है। हम पढ़ाते हैं ये, उनको जानबूझ के पढ़ाते हैं जिससे वो थोड़ा अवेयर हो जाए। उस पर लगता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, 12 साल तक जेल की सजा है। सेकेंडली, जो भी चार्जेस लगेंगे एक्यूज पर्सन पे, वो सारे डॉक्टर पे भी लग जाएंगे, वो पार्टी हो जाएगा उसको, तो उसके सेक्शन मर्डर के वो सब उस पर और आ जाएंगे। कौन डॉक्टर अपनी रिस्क में लगा भाई, इतनी बड़ी बात डालेगा। आपके हिसाब से आरुषि का मर्डर उसके माँ बाप ने नहीं किया था? बिल्कुल नहीं किया। वैसे ये हम बड़ा ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इतनी बार डिस्कस हो चुका है ये, इतने लोग इस पे कहानियाँ बना चुके हैं और वो कर चुके हैं कि मुझे वास्तव में उनके पेरेंट्स पे बहुत प्यार आता है। दया भी आती, दया और प्यार दोनों, जहाँ दया आएगी वहाँ प्यार अपने आपको अपने आप आता है ना। क्योंकि दया हमेशा उस व्यक्ति पे आती है जिसके आप देखते हैं कि अत्याचार हो रहा है। क्लीन चिट क्यों दे देते हैं आप? क्यों? क्या आप किस आधार पर दे रहे हैं, ये हमें बता दीजिए। जब ये मैं देख रहा हूँ, देखिए मैं जब जान रहा हूँ कि वहाँ पे कोई तीसरा आदमी आया है, उसकी एविडेंस है, छत पे एविडेंस है, उसका हैंड प्रिंट है, उसके फुटप्रिंट है वहाँ मल्टीपल, 2 आदमियों के छत के ऊपर आपस में गुत्थम होने की सारी एविडेंसेज हैं, एक मरा पड़ा है। अब ऐसा कौन सा डॉक्टर होगा जो पहले जाके ऊपर ले जाके उसको मारेगा करेगा, फिर नीचे आके उसको भी मारेगा, बेटी को भी मारेगा, काहे के लिए, क्यों? मेंसरिया, वही मैं कह रहा हूँ ना, मेंसरिया कहाँ से लाओगे आप? वो पापी माइंड, गिल्टी माइंड कहाँ से लाओगे जो आदमी को मारने के लिए मजबूर करता है? चलिए अब आते हैं एक बहुत बड़े केस पर, प्रधानमंत्री की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या। वो उस केस को भी आपने देखा था? हाँ बिल्कुल देखा। आप जब मर्डर हुआ था तब आप कहाँ थे, क्या पोजीशन थी, किस तरह से बॉडी आई थी, क्या आपने देखा था? पूरी कहानी विस्तार से बताइए। देखो ऐसा है, मैं जिस वक्त वो एम्स में लेके आए हैं तो मैं उस वक्त लेक्चर थिएटर में था। तो पहले तो उस वक्त एम्स की एनाटॉमी दूसरी थी, तो ये जो लेक्चर थिएटर थे, ये लेक्चर थिएटर था जहाँ मैं था, वो बड़ा नज़दीक था इमरजेंसी के। एक्चुअली इमरजेंसी चढ़ते थे, पहली मंजिल से ही वो रास्ता खुला रहता था, अब तो आजकल बंद है, बहुत पहले ही बंद हो गया था, और फिर सीधा जाके वो लेक्चर थिएटर में ही खुलता था, और उसी विंग में मेरा रूम था। तो मैं तो वहाँ पे एक टेस्ट ले रहा था, एक हमारे पीरियडिक टेस्ट होते हैं हर 3 महीने से 4 महीने से, हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते रहते हैं, तो उस तरह का एक टेस्ट था, रूटीन टेस्ट, मैं वो करवा रहा था। तो कांस्टेबल जो है वो एक दौड़ता हुआ आया नीचे से, और उसने जाके मेरे को कहा, भाई डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे इंदिरा गांधी को कुछ हो गया, आप जल्दी से कैजुअल्टी में आ जाओ, वो उसको वहाँ ला रहे हैं। तो इतने में वो दूसरे डायरेक्टर साहब भी आ गए थे, 2 डायरेक्टर थे उस दिन। एस.डी. टंडन जा रहे थे, मिस्टर भार्गवा ज्वाइन कर रही थी, ठीक। तो वो लोग भी आ गए। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है आर के धवन वगैरह भी आ गए थे, आर के धवन थे, वो भी नीचे आ गए थे, और एक एनेस्थीसिया के हेड थे गोडे साहब, वो भी नीचे आ गए थे। मुझे ये 4 का तो याद है, क्योंकि उसी के बाद फिर वो ट्रॉली लेकर के और हमारा जो उससे लेकर के वो ऊपर उनको ले गए। तो मेन टाइम फिर मैंने राजेंद्र बख्श को कहा, मैंने कहा भी जल्दी से तुम एमएलसी में अपना कर करा के जो है, क्योंकि एमएलसी में वही है कि अगर उनकी एमएलसी बनने से पहले किसी और की एंट्री होती तो फिर तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता। अभी सब लोग ये समझते नहीं है इस बात को। हाँ, यही तो जानना है कि एमएलसी का क्या है ये, है हाँ। इसको बोलते हैं मेडिको लीगल रिकॉर्ड, एमएलसी, मेडिको लीगल केस। तो कोई भी अगर ऐसे कोई एज ए विक्टिम या इन्वॉल्व हुआ क्राइम में आता है, क्राइम से रिलेटेड कोई भी चोट लेकर के या कोई भी कंडीशन लेके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, तो उसको एमएलसी केस डिक्लेयर किया जाता है, मेडिको लीगल केस। फिर उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उसको हम कहते हैं एमएलआर, मेडिको लीगल रिपोर्ट, ठीक है ना, वो बोली जाती है। और फिर वो मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है वो बनने के बाद में पुलिस ले जाती है, फिर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, एंड दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट।
MLR जो है ना, एक्चुअली दो वो एक बिल्कुल प्राइम डॉक्यूमेंट बन जाता है बाद में, उसी पे आधारित सब कुछ चलता है, और उसकी आगे की प्रोसीडिंग जो होती है, तो वो MLR बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो उस पर केंद्रित उस वक्त कर रहा था कि MLR में एंट्री हो जाए, बन जाए। तो मैंने उसको कहा भी तुमको जितनी चोटें देखी हैं, कुछ मैंने भी देख ली थी ये डॉक्टर भार्गव और इनके आने से पहले, तो वो इंदिरा गांधी की बॉडी को मैं भी तब तक सरसरी नज़र से देख चुका था, ठीक है ना, मैं अपने लिए, मेरे अपने हिसाब के लिए, और मैं आंखों मतलब देख करके मैंने तुरंत, देखिए ऐसा होता है कि जो चीज़ आप जानते हैं ना वो आपको बड़ी साफ नज़र आती है, या जिससे आपका कंसर्न होता है तो वो आपको बड़ी साफ नज़र आएगी। हो सकता है वहाँ पे डॉक्टर भार्गव खड़ी हो, दूसरे 2 डॉक्टर और भी खड़े, उनको नज़र नहीं आएगी, लेकिन मेरे को नज़र आएगी वो। ये एक इंसान के, क्योंकि जो चीज़ मैं जानता हूँ और जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, तो आई वाज नोइंग कि मेरा काम इसमें क्या है ना। उनका काम था कि रिससिटेशन करना है नहीं करना है वो डिसाइड करें अपना, जो भी आगे उनका क्या करना। मेरा काम यह था कि मेडिको लीगल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। तो मैं उनको देख रहा हूँ उस एंगल से, वो उनका एंगल क्या था वो जाने, ठीक है। तो मैंने तो अपनी जिस सरसरी नज़र से जो कुछ देखना था देख लिया करके, और मैंने कहा भी ऐसे सिस्टम बना के एंट्री, और मैंने 5-7 इंजरीज उसको उसी वक्त नोट करवा दी थी। 5-7 इंजरी? हाँ, जिससे कि इनिशिएशन हो जाता है, और बाद में फिर सारी इंजरीज जो हैं काफ़ी 10 जितनी हम एंट्री कर सकते थे उतनी मेडिकल रिपोर्ट में हमने एंट्री कर दी, जो हमें नजर आया कि ऐसे ऐसे चोटें यहाँ लगी हुई हैं, ठीक है ना, और बाकी चोटें बहुत लगी हैं, उनकी बाद में पोस्टमार्टम पे डिटेल कर दी जाए, मतलब बाद में डिटेल्ड एग्जामिनेशन का हो जाए, तो वो उतना मेंशन करके हमने MLC बना दी थी। यानी कि MLR की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्क है वो हमने सारा पूरा उसमें कर दिया था। उसके बाद वो थिएटर में लगे, दे डिसाइडेड टू, मैं थिएटर तक गया पीछे पीछे उनके साथ में, आई वॉज नॉट इंटरेक्टिंग विद देम, कि उनके साथ में इंटरेक्टिव इसलिए नहीं कर रहा था, वही एक उम्र का हिसाब किताब होता है, जूनियर लेवल पे होते हैं आप, तो लेकिन वहाँ जाके ज़रूर मैंने उनको कहा कि भाई आप जो भी डिसीजन लें वो आपका है, लेकिन मेरे को कन्वे कर दें आप। मैं पेपर वेपर लेकर के बैठ गया, तो पुलिस, इतने में फिर पुलिस के ऑफिसर्स वगैरह आ गए। कॉल साहब थे उस वक्त, जो शायद उनके भांजे भतीजे ऐसे कुछ लगते थे, भांजे लगते थे शायद उनके, तो वो भी वहाँ आ गए थे, और वो उनके सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे, मिस्टर कॉल, मेरे फ्रेंड थे, अच्छे जानते थे हम तो एक दूसरे को। तो वो आगे, तो वो कहने लगे भाई कैसे प्रोसीड कर रहे थे। मैंने कहा भाई, और फिर मिनिस्टर और सारे वो तो तमाम लोग इकट्ठे हो गए थे, तो देन एवरीबॉडी वाज आस्किंग मी कि अब करना क्या है। तो मैंने कहा रिससिटेशन करना है, कर रहे हैं, तब तक तो मैंने कुछ करना नहीं है, तब तक मेरा कोई काम नहीं है अभी तक। तो ये जब डॉक्टर्स लोग कह देंगे तो फिर हमारा काम शुरू होगा। तो फिर मेन टाइम जो है, बिकॉज ऑल दीज पीपल जब इंटरेक्ट कर रहे थे मेरे से, तो मेरे पास डॉक्टर भार्गवा या वो दोनों थे, उन्होंने शायद किसी ने कहा कि ठीक है आप फिर बाद में आ जाइए, आई डोंट नो क्यों कहा गया, लेकिन ये ऐसा मुझे बोला था उन्होंने। तो मैंने अपना नंबर दे दिया उनको, मैंने कहा 292 नंबर था उस वक्त इंटरनल, मैंने कहा 292 पे मैं बैठा हूँ, आप जैसे कहेंगे 1 मिनट में मैं आ जाऊँगा। और मुझे मालूम था कि इसमें ज़रूरत तो मेरी पड़नी है। क्यों? आई हैड सीन द इंजरीज नीचे, ठीक है ना, तो मुझे मालूम था कि सूनर लेटर ऐसा मेरा अपना असेसमेंट था। खैर 2:20 पे जब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब रिससिटेशन नहीं कर सकते, तो उससे पहले अगर मैं पहुंचा ही था तो फ़ोन आ गया, नहीं डॉक्टर साहब वापस आप आ जाइएगा। शायद GR घोड़े होते थे उन्होंने फ़ोन किया, एनेस्थीसिया के प्रोफेसर थे, डॉक्टर साहब तो वापस आ जाइए। फिर आ गया, फिर डिसाइड हुआ कि ठीक है इनकी ऑटोप्सी करनी है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, देन आई स्टार्टेड डूइंग वर्क। मेरा जैसे था तो मैंने करके फिर रिपोर्ट रात को 1:30-2 बजे बने। नहीं, डेट डिक्लेयर कर दिया है? कितने बजे डेट? 2:20 पे किया था शायद। अच्छा। हाँ, कर दो तो उतने में ये राजीव गांधी भी आ गए थे, सब आ गए थे, राजीव गांधी थे ना, तो ये सब आ गए थे वहाँ पे। तो फिर मैंने ऑटोप्सी की अपने शुरू कर दी। तो अब मेरा तो यह है कि भाई तमाम सवाल क्वेश्चन करते रहे, मेरी पोजीशन कोई नहीं समझ रहा था कि भाई एट दैट टाइम किसी को कुछ पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
लास्ट मुझे वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है, जो आरपी कोचर, उनका नाम भी बाय द वे राजेंद्र प्रसाद कोछड़ था। वो इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, बाद में इंस्पेक्टर बन गए, वो एसीपी बन गए थे इसी केस को करते करते। तो राजेंद्र प्रसाद कोछड़ जो है, क्योंकि ये भी तब हुए वो नॉमिनेट कि जब मेरे को कहा गया कि भाई आप करो आउट ऑफ, मैंने कहा पोस्टमार्टम ऐसे नहीं कर सकता मैं। आप किसी ऑफिसर को नॉमिनेट करोगे पहले, और वो नॉमिनेट कहाँ से होगा? जिस थाने में ये पड़ती है वहाँ से एसएचओ नॉमिनेट करेगा। तो बोले ये कैसे करो? अब वहाँ पे क्या सारे मिनिस्टर और ये हाई IAS अफसर और IPS अफसर, IPS वगैरह को कुछ पता नहीं होता एक्चुअली, वो ग्राउंड वर्क थोड़ी करते हैं कोई। तो मैंने कहा भी ये करना पड़ेगा। तो कहने लगे साहब वो तो SHO कहाँ है, ढूंढ पड़ी उसकी, SHO कहाँ है, तो कौन करता है? मैंने कहा सिर्फ उस एरिया का SHO मार्क करेगा कि सब ये आईओ है। तो SHO नहीं मिला बहुत देर तक। तो कहने लगे अब किसको क्या करते? मैंने कहा दूसरा रास्ता ये क्राइम ब्रांच, क्योंकि ये IPS अभी वहीं थे, तो मैंने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दो केस। तो क्राइम ब्रांच का बंदा वो अपने वो लिखेगा क्राइम ब्रांच के रजिस्टर में और वो नॉमिनेट कर देंगे किसी को। तो फिर उन्होंने यही फिजिबल समझा उस वक्त, क्योंकि हुआ ये था कि उस वक्त काफ़ी लोग आ गए थे, हॉस्पिटल के सामने भी भर गया था, पूरा भर गया था। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट सीन था एक्चुअली। तो वो कह लेगा अच्छा ये ठीक है, और फिर वो चाहते थे कि कोई अच्छा ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेशन लगे जो केस में फाइट कर सके, ये भी एक बात थी। तो उस वक्त जो राजेंद्र प्रसाद कोछड़ थे, उनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी केसेस किए थे, मेरे साथ भी बहुत केसेस किए थे और सभी उनके सक्सेसफुल केसेस थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसी को लगाते, तो क्राइम ब्रांच में थे। तो फिर क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफ़र करके उनको नॉमिनेट किया गया। तो फिर वो थोड़ी देर में वो भी आ गए। अब वो भी आ गए तो वो मुझे पूछने लगे कितनी बोल के, मैंने कहा यार मैं भी तो सीन पे कम है, तो यहीं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। तो इट वाज समथिंग वेरी कि भाई किसी को मालूम नहीं कितनी गोलियाँ चली, क्या वो इतनी खबर आई 2 बजे के आसपास में कि भाई वो जो गोली चलाना है उन दोनों को मार दिया गया है। तो मार दिया क्या गया, वो गोली चलाई थी उन पे उन्होंने, जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग होंगे, और उनमें एक मर गया, एक बच गया, सतवंत सिंह बच गया। तो उस वक्त तो ये खबर आ रही थी, लेकिन फिर भी हम तो बड़े, बीइंग ए मेडिकल पर्सन, मैं तो बड़ा उस पर काम कर रहा था। तो फिर मैंने कहा भी मैं ऑटोप्सी करूँगा। अब काफ़ी लोग घुस आए थे वहाँ पे, वांटेड अनवांटेड, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कौन थे क्या थे। तो फिर मैंने वहाँ पे उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आके, धवन सर्जन हुआ करते थे, उन्होंने मदद की मेरी साथ में थोड़ी, और गोडे साहब, मैं उनको दोनों को बहुत याद करता हूँ। और बहुत ही, क्योंकि 2 सेंसिबल लोग थे जो मेरे वहाँ पे मेरी बात को समझ रहे थे कि भाई ये वो जो बात कर रहा है ये सब सही है। तो वो ट्राई कर रहे थे लोगों को हटाओ, ये करो। खैर, तो पोस्टमार्टम में क्या आया? देखो यार, पोस्टमार्टम की इस बात की कोई मेरे को कभी कोई क्रेडिट नहीं देता कि मुझे नहीं मालूम है कितनी गोलियां चली वहाँ पे, कितने खोखे, तब तक कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि वो जो ड्यूटी वाले थे वो भी बेचारे उस वक्त तक बिल्कुल हक्के बक्के हो गए थे, बिकॉज उन्होंने दोनों को मार दिया। उनको पुलिस में ले गए, एक मर गया, एक का ऑपरेशन वगैरह चल रहा था। तो देयर टोटल कन्फ्यूजन। अब हमें ये मालूम था कि मेरे से अगर एक भी वुंड की गलती हो गई एंट्री एग्जिट में, और ट्रैक व्रैक मिलाने में अगर गलती हो गई, तो भाई मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, कोई नहीं माफ़ करेगा मेरे को। ये इतने सारे लोग हैं, जो भीड़ है, ये कुछ। तो उस सिचुएशन में मैंने एग्जैक्टली बिना किसी हिस्ट्री के पता हुए जितने वुंड चले थे, गोली चली थी, उतनी ही गोलियां मैंने एंट्री वुंड आइडेंटिफाई की, एग्जिट वुंड आइडेंटिफाई किए, उनके ट्रैक बनाई गई, ठीक है। और 4-5 गोलियां जो उसमें निकली थी वो सब प्रिजर्व करना, 2 गोलियां मैंने इसमें से निकाली थी वो प्रिजर्व करना, सबको वुंड्स को कोरिलेट करना, और बाद में खड़े होकर के अकाउंटेबल होकर के एक चीज़ का मिलान करना। दिस वाज नॉट अ स्मॉल थिंग। और रात को जबकि 12:30 बजे मैंने रिपोर्ट भी उनको हैंड ओवर कर दी थी। पोस्टमार्टम वहाँ जब किया, करने के बाद में मैं घर गया, और मैंने कहा भाई, घर क्या ऑफिस में गया, मैंने कहा आज रात को ही मैं पूरी कंप्लीट करके इस रिपोर्ट को दे दूंगा, नहीं सुबह तक क्या होगा वो कुछ पता नहीं है। हालत इतनी ख़राब हो रही थी, क्योंकि शाम को ही लोगों को मारने का, जलाने का धुआं सब उठ गया था। धुआं तो मैंने 5-6 बजे देख लिया था वहाँ उठते हुए। तो इंदिरा गांधी का पोस्टमार्टम आपने किया? हाँ, तो फिर 12 साढ़े 12 बनो के मैंने तो उसी दिन रात को हैंड ओवर कर दिया, एंड एवरीथिंग केम आउट टू बी टेलिड सो नाइसली
क्या क्या था पोस्टमार्टम में? एक गोली का सिर्फ फर्क पड़ा था। क्या था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? कितनी गोली? बता दिया ना, वो यार मेरी याद बूढ़ा बूढ़ा हो गया ना, तो याद करने में हमेशा याद रहती। 29 या 30 थी, मतलब एंट्री और एग्जिट, बस गोलियां लगी थी उनकी एंट्री। 29 गोली? हाँ 29-30 थी। ओह गॉड। तो उसमें एक सिर्फ नहीं मिल रही थी। सारा हिसाब दूसरे दिन जाके वहाँ एमटी भी इकट्ठे किए। एमटी तो वेपन थे, सरकारी वेपन थे, चली तो वो सुबह वापस उनको जाके कलेक्ट किया गया। तो अब मिलनी चाहिए गोलियां, आपने लिखी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 30, तो 30 एमटीज मिली हैं, तो अब गोलियां 30 आपको मिलनी चाहिए, तो उसमें एक कम पड़ रही थी। तो अब वो कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? तो वहीं मेयर कोचर जो है, कोचर नहीं, कोचड़ थे वो, राजेंद्र प्रसाद कोचड़ जो है, वो घर पे गए और वहाँ ढूंढ रहे थे, तो छत के ऊपर जो है एक तसला पड़ा हुआ था। तो इंदिरा गांधी रोज उसमें पानी डालती थी जानवरों वगैरह के लिए, पक्षियों वगैरह के लिए। एक गोली उसमें पड़ी थी, बुलेट, जो मिस हो गई थी। तो फिर हमारा हिसाब किताब कंप्लीट हुआ कि सब जितनी चली, एवरी बुलेट, हर जितनी भी गोली चली हैं, बुलेट चली हैं, वो सारी अकाउंटेबल है। इतनी बॉडी पे लगी, एक मिस करी, वो वहाँ भी लगी। दिस वाज गॉड्स ग्रेस कि मिल गई वहाँ पे। वो किसी पेड़ से टकराई हो गया, जाके रिकोशेट होके वो उसमें गिर गए। सेकेंड डे मॉर्निंग हम लोग गए, हमको मिल गई, तो काम पूरा हो गया। तो मेरा ही जॉब तो वो था ना, है ना। तो जिसपे कोर्ट भी महेश चंद्रा थे, तो यार तुमने किया कैसे? मैं भी नहीं जानता, इतने सारे टेंशन में, इतने सारे लोगों के बीच में मैं कैसे एक एक मतलब डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये एंट्री एग्जिट है, इट्स ओनली गॉड साइन। तो एक एक पॉइंट को सारा डिफाइन करके फिर कोर्ट में बकायदा बहुत लंबा क्रॉस भी उसमें हुआ, सब हुआ। और उस क्रॉस के अलावा जो डिस्कशन होते थे वो तो नोट नहीं किए जाते, क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज में क्या होता है कि जो उसका इन्फ्रेंस फाइनल होता है वो एक लाइन में लिखा जाता है। हो सकता है आपकी बात बहुत लंबी चली हो, पर वो कोर्ट की लाइन में तो एक इन्फ्रेंस, एक लाइन लिखी जाएगी वहाँ पे। तो अदरवाइज जो लॉयर वगैरह थे, सब थे, वो ब्रिटेन से लेके आते थे। वो बोला उसने कोर्ट में, मेरे सामने ही बोला था लेखी साहब ने, क्या सोचते हो, मैं ब्रिटेन जाता हूँ हर बार और पूछ के रहता हूँ। तो एक बार उसने कहा ये जज में कि भाई मैं तो अभी इतने क्रॉस हो गया, मैं आगे इसलिए करूँगा कि भाई मैं ब्रिटेन जा रहा हूँ, तो वहाँ मेरे एक्सपर्ट से पूछूंगा मैं सवाल। तो वो ब्रिटेन जाके अपना जो वहाँ के जो एक्सपर्ट्स वगैरह थे उनसे डिस्कस होकर सवाल बना के फिर आता था, पूछता था। तो मैं खाला उसके यस और नो में ही उसका खारिज कर देता था उसको। तो ऐसे करके, तो उस बात के लिए तो किसी ने कभी नहीं कहा, सवाल जैसे आप भी पूछ रहे हो, बाकी लोग भी पूछते रहते हैं, सब पूछते थे। बट फॉर मी इट वाज ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, जिसको कोई नहीं समझता था। अमेजिंग, अमेजिंग। अब आते हैं सर इन शॉर्ट में निठारी सीरियल किलिंग केस पे। तो बरी हो गए सब। हाँ बरी हो गए, अब क्या करें। तो क्या एविडेंस आपने फिर इकट्ठा किए? आप फॉरेंसिक साइंस की कोई मदद नहीं मिली? देखिए ऐसा होता है, फॉरेंसिक साइंस में रह के हम अपना काम करते हैं, ठीक है, हम किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करवाते। आई एम मैन ऑफ साइंस। मैं अपनी साइंटिफिक एविडेंस के लिए जितना हो सकता है करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ। उसमें कोई मिस्टेक हो तो मेरे को बताया, या कोर्ट ने कहा हो कि ये गलत है। आप निठारी के सिवाय एक चीज़ के जो मुझे बताया, मैंने नहीं पढ़ा जजमेंट, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नहीं देखता दोबारा से। जो मुझे लोगों ने बताया कि साहब कोर्ट ने जो एविडेंस थी, एक मेरी वीडियो बनाया था जो हमने, इसी का छूट गया जो लड़का है, कि उससे आइडेंटिफाई करवाया था। जितने 21 डेड बॉडी, जब 21 लोगों की बोन्स हमने अलग अलग करके आइडेंटिफाई कर ली, तो उनके साथ उनकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स मिली थी, उनकी हड्डियों में फंसी हुई, है ना। कुछ चीज़ें फंस के रह जाती ना, किसी के स्कल में फंस के रह गई, कोई हाथ में फंस के रह गई, बोन्स में रह गई, ऐसे। तो हमने सोचा कि ये सब जो इनकी पर्सनल बिलोंगिंग है, इसने इतना आराम से इनको डायसेक्ट किया है, डिस्पोज ऑफ किया है, तो हो सकता है उसको याद हो।
तो मैंने डायरेक्टर सीबीआई को रिक्वेस्ट की कि देखिए मेरा ऐसा ख्याल है कि उसको ज़रूर याद होगा, है ना? क्योंकि अगर उसको डिस्पोज़ ऑफ करना होता तो वहीं जला देता, कुछ कर देता इनको, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स मिले। उसने इनके साथ ही इनको डिस्पोज़ ऑफ किया है, तो वो देखा होगा, मतलब तो उसको ध्यान होगा ये। और सेकंड, ये ऐसे लोगों की मेमोरी हमेशा बड़ी अच्छी होती है। बहुत साइकोपैथिक की मेमोरी तो बहुत एक्सीलेंट होती है। हम्म, तो मैंने कहा मैं सारे स्केलेटन्स बना के रख दूँगा एनाटॉमी हॉल में, और आप उसको ले आइए और हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। वो उनको आइडेंटिफ़ाई कर लेता है कि नहीं करता है, कौन लड़की है ये। तो उनको भी एक कन्विंसिंग लगी बात, कन्विंस से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। बोले ठीक है डॉक्टर साहब। तो मैंने एनाटॉमी हॉल में वो 21 की 21 रखी और उनकी पर 7 के पास 7, 6 या 7 पे पर्सनल बिलोंगिंग थी उनकी। किसी का जूड़ा था, जूड़े में लगाने वाले वो जो क्लिप हैं, ऐसे जो होती हैं, वो रख दी। ही केम एंड इमीडिएटली आइडेंटिफाइड ईच ऑफ देम। सुरेंद्र कोहली। ये उसकी है, ये रिम्पा है, ये फला है, ये फला है। कि सभी के सभी आश्चर्यचकित हो बोले डॉक्टर साहब आपने सोचा कि, मैंने कहा सोचा कि मुझे पता था कि जो इतने आराम से कट रहा है वहाँ पे, रात भर हैंडल कर रहा है, तो उसके हाथ में चीज़ जब आई होगी तो उसको ध्यान रही होगी कि यार ये इसकी है, इसने पहनी है। 7, 6 या 7 को उसने एकदम उनको देख के ही बता दिया, ये जूड़ा था, जूड़ा फला लड़की के था। एक के बाल थे भूरे कलर के, उन्हें भूरे वो रंग लगाती थी। नेचुरल इतना तक बताया उसने कि वो नेचुरल रंग नहीं था उसका, वो रंग लगाती थी, भूरे कर लेती है ना लड़कियां अपने बाल से, एक ने भूरे कर रखे थे अपने बाल। अमेजिंग। इस सीमा तक उसने आइडेंटिफाई किया। तो उस वक्त भी मेरे को सीबीआई वैसे कह रहे थे कि भाई ये सब एडमिस कोर्ट में एज एविडेंस नहीं एडमिसिबल होगी, लेकिन अब मैं, उन्होंने देखा डॉक्टर साहब इतनी मेहनत करी तो हो सकता है मेरे को खुश करने के लिए एविडेंस पे डाल दिया था। फिर वो लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने तो उसको स्वीकार कर लिया, हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया था कि नहीं। निठारी के खूनी कोठी में क्या एविडेंस मिले थे, क्या क्या एविडेंस मिले थे कोठी में? कोठी के अंदर तो कुछ नहीं मिला था यार। कोठी में 2 बाथरूम था जहाँ पे वो करता था। भाई व्हाट ही वाज डूइंग, लड़की आती थी, किचन में जाता था कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला रहा हूँ, चाय तो बनाते रहे, तो फंदा लेके आ जाता था, घोंट के मार देता था। उठा के डेड बॉडी, ही यूज्ड टू अटेम्प्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स देयर ओनली। अगर नहीं हुआ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उठा के ले जाता था वो उसमें कमरे में, और वहाँ जा कर के फिर रख देता था, फिर आराम से रात को करता था अपना काम। तो ऐसा करके दिया था, तो उसको लोअर कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है ये एविडेंस है। पर हाई कोर्ट ने कहा कि साहब ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, तो इसको हम एडमिसिबल एविडेंस नहीं मान सकते। ये पहले भी सीबीआई वाले ऐसे मेरे को कह रहे थे, बोले डॉक्टर साहब ठीक है आप कर रहे हो, कोई बात नहीं है ये एविडेंस, लेकिन ये कोर्ट में मानी नहीं जाएगी आपकी एविडेंस। मैंने कहा मेरे को करने दो, जब वो इतनी मेहनत की है, 3 महीने तक हमने एक एक टुकड़ा टुकड़ा उसका इकट्ठा करके डीएनए करके कितना कुछ करके तो हमने निकाला है, तो इसलिए उन्होंने वो किया था। लेकिन अब तो सब बेमानी है, कोई मतलब नहीं है अब तो नाउ इज ए फ्री मैन। तो उसने नहीं किया। अब तो हम यही कहेंगे, जब कोर्ट ने कह दिया नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं उसने किया। अच्छा, कई केसेस ऐसे भी आए होंगे ना लाइफ में कि मतलब आपको मालूम है और सारे एविडेंस है कि इसने ही क्राइम किया, लेकिन कोर्ट ने उसको बरी देखिए कर दिया। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे वो लगे कि जहाँ ये मालूम था कि इस आदमी ने क्राइम नहीं किया है और उनको सजा हो गई, जहाँ डे 1 से मेरे को पता था कि ये आदमी नहीं है। और कुछ केसेस जैसे जहाँ मैंने आईओ से लड़ाई भी की, अपार्ट फ्रॉम आरुषि। आरुषि मुझे पता था कि पेरेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो सजा पा के आए। मेरे मानने से क्या होता है, ऐसे ही कुछ और ऐसे केसेज हैं जहाँ पे मुझे मालूम था साइंटिफिकली एविडेंसेस पे भी और दूसरे अपने खुद के इंट्यूशन से कि ये आदमी नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगियां खराब हो गई, खत्म हो गई। ऐसे एक कैसे बताइए, एक बता दीजिए आज। एक बार एक दिल्ली में, अपने साउथ दिल्ली में, सुबह सुबह मेरे को अर्ली मॉर्निंग में कॉल आई कि भाई ऐसे ऐसे एक केस है, आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ।
तो मैं पहुंच गया। तो वो केस था, एक लड़की ने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है। ठीक है। तो गोली मार ली और बड़ा उसमें ये था कि सुसाइड है, एक होमिसाइड है। तो पुलिस ऑफिसर्स भी काफ़ी वहाँ पे आ गए थे। तो वहीं पे फिर डिस्कस मेरे से होने लगा। मैंने वुंड वगैरह देखा, सारा एग्जामिन किया, वो है। तो मैंने कहा भी सुसाइडल लगता है मेरे को, लेकिन फिर भी फाइनल ओपिनियन के सीन क्राइम देखना पड़ेगा। तो वो रिक्वेस्ट के एसपी थे, वो भी आ गए थे। तो वो कहने लगे सर अभी चलिए। मैंने चलो चलो चलते हैं। तो मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट से ही निकल गया सीन देखने के लिए। सीन देखा तो जब मैं जा रहा हूँ तो नेचुरली फिर CFSL के लोग भी आने थे। अब आजकल तो क्राइम टीम बन गई हैं, सब जगह रूटीन जाते हैं। उस वक्त रूटीन नहीं होता था, तो किसी किसी के ऐसे बुलाया जाता था। इट वाज नॉट ए रूटीन की क्राइम टीम आ गई। पुलिस वाले ये सब बेचारे मैनेज करते थे। तो CFSL को भी रिक्वेस्ट किया गया, वो भी आ गए और आकर के सब देखा। तो जो मेरा असेसमेंट था मैंने बताया पुलिस को, जाकर के वैसे ऐसे ऐसे सुसाइड किया है। वही कंफर्म हुआ, फिंगरप्रिंट से, एवरीथिंग से कंफर्म हो गया। तो स्टोरी उसमें ये थी कि इसका जो ये काम करती थी एक बिल्डर के यहाँ पे। तो वो बिल्डर जो है पिस्टल रखता था अपने ड्रॉर में। बिल्डर सर सारे रखते हैं, लाइसेंस थे, कोई ऐसी नहीं थे। तो ये उसके सुबह सुबह आ जाती थी ऑफिस में और ये उसको डिक्टेशन दे रहा था। लेकिन वो इसके आने से पहले ही उसने वो पिस्टल निकाल के अपने पास रख ली थी लड़की ने, जो उसको पता नहीं था बेचारे को। तो आया, अपना लेटर डिक्टेट करवाने लगा और ये लड़की बीच में बोली मैं वॉशरूम जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है जाओ। ये वॉशरूम में गई, फट की आवाज़ आई, वो दरवाज़ा खोला था, बंद था। बाकी भी लोग, सर्वेंट वगैरह जो कोई आया हुआ था, चौकीदार वगैरह वो आया, खोला दरवाज़ा तो ये गोली उसको लगी है, मर गया। जब मैं गया तो भी एस्टेब्लिश्ड कि इसने ऐसा किया है, सुसाइड किया है। उसके फादर आ गए, उसने भी कहा कि हाँ सुसाइड। उस पेपर लेके आया, शी वॉज गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन। एम से ही उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। कागज़ मैंने अपनी आंखों से देखे, तब सब थे। तो ये SHO SP जो पुलिस के अधिकारी आ गए थे, उन सबको मैंने कहा कि भाई इट्स ए केस ऑफ सुसाइड, कोई ऐसी बात नहीं। सब कन्विंस हो गए। मेरे को क्या है कि भाई एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है आजकल। तो मैं काफ़ी टाइम से रोज़ खा लेता हूँ दवाई, सुबह ही उठते तो नहीं इतनी प्रॉब्लम, बहुत रहा करती थी मेरे को। तो इस मामले में 8:30-9 बज गए। तो मेरे को वो कुछ खाया नहीं था सुबह से। तो मैंने कहा वो मेरे एसिडिटी, तो मैंने ऐसे SHO कहा, मैंने कहा यार मेरे को बड़ी जलन शुरू हो रही है, कहीं थोड़ा सा ये डाइट कोक जो है ये या कुछ खाने को मिल जाए तो इमीडिएटली शांत हो जाएगी। अब जैसे होता है वो ये कि बात से कहीं से ले वो, नहीं साहब चलो थाने पे चलो, और ये है वो है वो। तो थोड़ा सा ऑब्लाइज भी फील करते हैं सुबह सुबह डॉक्टर साहब उठ के आए यार इनको। तो ज़बरदस्ती मेरे को ले गए स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे, और उन्होंने वहीं पे कोल्ड ड्रिंक मंगाया, साथ में कुछ खाने पीने को, पता नहीं पैटीज थी क्या थी, जो सुबह सुबह मिला वो मंगवा लिया। तो मैंने खाया, मैं ठीक हूँ। इतने में एक हायर पुलिस अफसर आ गए। तो वो जब आ गए तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या है? मैंने सुसाइड है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में वो SHO के कमरे में चले गए एंड कुछ बात हुई। आई डोंट नो क्या बात हुई उनके बीच में हुई। और बाद में SHO आए, बोले डॉक्टर साहब, ही वाज लिटिल अपसेट कि यार मेरे को तो ये केस 302 का बनेगा। बनेगा। मैंने कहा यार कैसे बनेगा? अब क्या है कि वो बन गया, बाद में लगा उसके ऊपर ट्रायल चली उसमें। तो इस केस को बड़ा मैं क्लोजली वॉच करता था कि भी एलिगेशन झूठ है, सारी कहानी झूठ है। बाय द वे मैं तो सीन पे सब कुछ गया था, लेकिन उसका ऑटोप्सी मेरे एक असिस्टेंट ने किया था, पोस्टमार्टम। क्योंकि मैं वहाँ बिजी रहा, उधर जो सब इंस्पेक्टर इंचार्ज बना वो पहुँच गया, मैं तो खाना ऑर्डर, उसमें उसने जल्दी जल्दी ऑटोप्सी भी कर दी
और वो रिलीज़ भी हो गई और केस भी चला उस पे 302 का। 302 का, और उसको सज़ा भी हो गई। अच्छा। वो बहुत टाइम तक जेल में भी रहा, फिर हाई कोर्ट से कहीं छूटा वो, उसमें 15-20 साल लगे उसको। तो जिस दिन मैं रिटायर होने वाला था, तो वो सब इंस्पेक्टर ना, वो अब आपके क्या है कि इतनी बार पुलिस वाले आते हैं, दोस्त से बच जाते हैं, तब भाई हर दूसरे दिन तीसरे दिन आ रहे हैं, जब तक आपके एरिया में है तो नेचुरली यू स्टार्ट नोइंग देम। तो मैं जिस दिन रिटायर हो रहा था, तो उस वक्त उसकी पोस्टिंग थी मेहरौली में, तो बायदा वो एक केस लेके मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा यार मैं तो रिटायर हो रहा हूँ आज, और जाऊँगा उधर क्या कहते हैं ट्रांस जमुना एरिया में, वहाँ पे एक केस है, वो देख करके और फिर मैं शाम को रिटायर हो जाऊँगा। तो पर यार तुम ये बताओ वो उसका क्या हुआ? तो वो मेहरौली से नहीं, वो आ गया था हौज खास में। तो वो बेचारा एकदम रोमांसा हो गया, कहता साहब मैं उसको अभी अभी लॉकअप में डाल के आया हूँ। मैंने कहा यार लॉकअप में कैसे? बोले वो इतना स्मार्ट लड़का, कितना स्मार्ट था। मैंने कहा हाँ। बोले अभी वो मार्केट में सुबह सुबह ब्रेड चुरा रहा था, तो दुकानदार ने पकड़ लिया उसको। बोले ही इज़ नाउ, वाइफ तो उसकी अगेंस्ट में थी और ससुराल वालों ने केस चलवाया था उसके ऊपर, ठीक है। और अब उसके सारे वो जो बिल्डिंग फेल हो, जो 15-16 साल जेल में वो रहा, बिल्डर चोरी करने लग गया था, खाने के लिए ब्रेड चुरा रहा था। तो कहता है मैं उसको डालना नहीं चाहता था लॉकअप में, लेकिन जो वहाँ दुकानदार है उन्होंने कहा साहब ये रोज़ किसी के कुछ ब्रेड चुरा लेता है, कभी कुछ चुरा लेता है, तो आप एक्शन नहीं लेते हैं। तो बोले बड़ी मजबूरन होकर मैं उसको लॉकअप में डाल के आया हूँ। हौज में एसपी ऑफिस के पास ही उनका थाना भी है वहाँ पे। आई वाज सो शॉक्ड। मैंने कहा यार ये शौक मेरे को रिटायरमेंट के आखिरी दिन लगना था। तो मेरा कहना कि आप सवाल पूछ रहे थे ना उस सिलसिले में, कि देखिए हमारा इतना ही रोल है कि हम उस चीज़ को साइंटिफिकली करके अपनी फाइंडिंग्स दे दें। किसने गुनाह किया है, किसने गुनाह नहीं किया है, ये हमारा जॉब नहीं है। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि हमें शामिल करें तो शायद हम उनको बेटर गाइड कर सकें, लेकिन समाज की व्यवस्था तो वैसी है नहीं। हमने जो एक सिस्टम इनहेरिट किया है ब्रिटिश का, तो उसके अंतर्गत तो क्या फैसला होगा वहाँ पे देखो, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, वो आईओ को भी कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे एक वकील होगा, डिफेंस काउंसिल होगा, एक जो पेड है छोड़ाने के लिए, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा जो पेड है जेल में डालने के लिए, सज़ा दिलाने के लिए, और एक जज साहब बैठे हैं जिनको कुछ मतलब नहीं है किसी से भी। तो खैर अब चलते हैं 2002। चलो। गुजरात दंगों के बाद जो एक सामूहिक कब्रों का कंकाल अवशेष निकाला गया, उनकी पहचान करना। 2 बार किया ऐसा मैंने, 1 बार नहीं, 2 बार निकाले हैं वहाँ। क्यों निकालना पड़ा था, क्या पूरा किस्सा बताइए। देखो ऐसा था, अब इसको किसको दोष दे इस बात के लिए, ये तो मैं, क्योंकि नेचुरली जब भी आप बात याद दिलाते हैं तो मेरे दिल को बड़ा मैं अंदर से थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इसका सफ़र हूँ। मैं जहाँ पैदा हुआ था, मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, तो सफ़र किया, मैं भी बहुत सफ़र किया। तो ये जो झगड़े इस तरह से होते हैं लोगों के बीच में, जिनमें उनका कोई मतलब नहीं है, भाई हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना, मेरा उसमें क्या रोल था? मैं तो पैदा हुआ छोटा बच्चा था, मैंने तो कुछ नहीं किया। पर सफ़र तो मैं सब कुछ सबसे ज़्यादा किया होऊंगा शायद। तो वैसे ही स्थितियों को देख के मैं अक्सर बहुत अपसेट हो जाता हूँ। तो वैसा वहाँ भी वैसा ही हुआ था, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ का झगड़ा हुआ था। तो उसी के बाद में बात इन्वेस्टिगेट करने गए थे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ में गए थे, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन हुआ कोर्ट के डायरेक्शन पे। तो उसमें एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैं गया था अपनी टीम लेकर के, 5-7 लोगों की टीम थी मेरी। 2 बार एग्जीबिशन किया हमने।
अब था भी ठीक है, तो इफेक्ट था कि भाई दो कम्युनिटीज़ का आपस में झगड़ा हुआ, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, वी डोंट, जो कुछ भी है इट्स इफेक्ट कि भाई ठीक है, दोनों कम्युनिटीज़ आपस में लड़ती आई हैं और झगड़े होते आए हैं, लोग भी मरते हैं, सब है बेकसूर लोगों को, जब मैं भी तो बेकसूर ही हूँ। तो वहीं पे जब हमें ये बताया गया तो नेचुरली मैं गया वहाँ पे जाके और कैंप किया वहाँ गुजरात में। क्या बोलते हैं जहाँ वो दाहोद पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है शायद वो, तो वहाँ पे गए थे। फर्स्ट टाइम जब हम गए तो हमें पता नहीं था कि भाई, किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ का क्लैश हुआ और उसमें कुछ लोग मारे गए। फिर दूसरी कम्युनिटी क्योंकि डोमिनेटिंग थी उस वक्त, तो उन्होंने उनको वहीं दफन कर दिया एक जंगल में। अब वो खुद भी नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वो टोपोग्राफी ऐसी थी, वो जंगल था एक, जो जंगल में एक रिवर चलती थी, बरसाती रिवर, थोड़ा थोड़ा पानी तो थोड़ा साल में रहता था उसका, लेकिन वैसे बरसाती थी वो मेनली। तो बरसाती रिवर्स का क्या होता है कि हर साल बरसात के ऊपर डिपेंड करता है, बड़ा रास्ता बदल लेती हैं। धार है ना, बहुत ज़्यादा बरसात हुई तो इधर से उधर चली गई, उधर से इधर चली गई, तो वो रास्ता छोड़ चुकी थी अपने। तो इसलिए जो लोग थे, जो इन्वॉल्व भी थे क्राइम में, वो लोग भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हमने कहाँ पे गाड़ा है उनको या कहाँ पे क्या किया है। तो सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या ये थी कि उनको लोकेट करना। तो हम अपना बना करके रिकन्स्ट्रक्शन करके और हम एरिया सस्पेक्ट कर रहे थे ये कर। फाइनली हमको कुछ फ़ोटोग्राफ मिले कि जिन फोटोग्राफ्स में जहाँ से उन्होंने बॉडीज उठाई थी और डिस्पोज ऑफ की थी और वहाँ थोड़ी देर रखी थी, तो किसी ने फ़ोटोग्राफ ले लिए थे वहाँ, तो वो फ़ोटोग्राफ मिल गए। तो उसमें क्या है कि हर चीज़ चेंज हो जाती है, पेड़ कहीं नहीं जाता, तो पेड़ वहीं थे। तो पेड़ों से हमने पहचाना जगह कौन सी होगी, तो घूमते रहे उसमें 1.5 किलोमीटर के एरिया में, और जहाँ हमने देखा कि ये सब पेड़ हैं, तो हमने कहा इसके आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि पेड़ विजिबल हैं। वो रिवोलिट का एक किनारा था, वहाँ पे हमने शुरू किया। 7 दिन तक करते रहे, कुछ हम जगह नहीं लोकेट कर पाए। 7वें दिन सैटरडे था, ये इवनिंग में मेरे स्टूडेंट्स गए हुए थे साथ में, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी हम तो नहीं करेंगे, बहुत हो गया। 2003 या 4 की बात है ये। तो मैंने कहा देखो यार, आज सैटरडे है, रात को 10 से 11 बजे तक काम करेंगे। फ्लड लाइट मैंने रिक्वेस्ट किया कि फ्लड लाइट लगा दो, और एक वो ले आओ, क्या बोलते हैं जो आजकल घर तोड़ने के लिए काम में आता है, बुलडोजर तो जमीन खोदने के लिए। अमेजिंग सर, हाँ, घर तोड़ने की काम, हाँ जी, जमीन खोदने के लिए रिवर था ना सर। तो वो ले आए, तो करीबन 7 बजे के आसपास में वो लड़का आजकल जयपुर में है, आर्मी का, उस वक्त शायद मेजर था, अब तो रिटायर हो गया, रुद्रा। तो वो रुद्रा ने एक बोन उठाई वहाँ से पानी में से, कहता सर आई गोट 1। तो मैंने कहा भाई टुमारोज प्रोग्राम कैंसल्ड, वी हैव टू बी हियर टिल, इफ देयर इज अ 1 देयर ऑल ऑफ देम आर हियर, सो टिल रिकवरी प्रोग्राम पोस्टपोन्ड। तो सब खुश भी हो गए थोड़े कि चलो। तो फिर उसके बाद हमको मिल गया सारा कुछ। फिर जब वो मिले तो उनके साथ में जिन में चद्दरों में पर्दों में उठा के ले गए थे वहाँ से, भाई मार दिया मतलब कहीं आदमी, तो कहीं उनको आप डिस्पोज ऑफ करने के लिए ले जा रहे हो तो किसी चीज़ में ले जाओगे ना, तो ट्रैक्टर्स प्लस चद्दर वगैरह, कोई अपना पर्दा उठा लाया, कहीं कोई अपने घर के चद्दर ले आया, तो उन पर उनको शिफ्ट किया था, तो वो सब साथ में रिकवर हो गए नहीं उनके साथ, उनसे वो लोग आइडेंटिफाई हो गए। तो कंकाल से लोग आइडेंटिफाई नेचुरली पुलिस वाले जो लोग हैं वो गए जाके जहाँ पर्दा वो लगा था, जहाँ चद्दर लगी थी, तो भाई अक्सर पर्दा कोई लाएगा अपने घर का तो सारे पर्दे थोड़ी ले आएगा, एक आधा पर्दा लाएगा, 2 लाएगा, तो ऐसे करके उनकी बिलोंगिंग से आइडेंटिटी भी डेवलप हुई। फिर हमने उनका डीएनए किया। डीएनए में बड़ी एक पिक्यूलर प्रॉब्लम वहाँ आई थी, और वो उसने सबको हमको कन्फ्यूज, तब तक क्योंकि डीएनए इतना पुराना नहीं हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि सबका डीएनए एक जैसे ही आ रहा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये।
अब हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। अनुपमा उसने किया, हैदराबाद जाके किया था डॉक्टर अजनन के पास में, पर किया हमने खुद था उसको, तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई। अब डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो हमने फिर कितने कंकाल मिले हैं थे? कितने? 8-10 लोग थे, हम्म, पर सबका एक ही आ रहा है डीएनए करीब करीब, डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। हम्म, तो मतलब क्रॉस मैचिंग हो रही है उनकी। हम्म, तो फिर क्या हुआ कि हमने जेफरी को भेजा, रिक्वेस्ट किया, तो उसने भी कहा कि आई एम बेफल्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। फिर मैंने अनुपमा को लिया, मैंने कहा चलो अहमदाबाद चलते हैं हम। तो एक्चुअली ये सारा केस को मैनेज कर रहे थे एक रिटायर्ड सीबीआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक एनजीओ बना रखा था, और एनजीओ के थ्रू वो सारा कुछ ये मैनेज करते, एग्जीबिशन वगैरह सब, वो कोर्ट से ऑर्डर उन्होंने लिया था। तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा भी ठीक है, बिल्किस बानो को बुला देते हैं, उसकी फैमिली को बुला देते हैं। मैंने कहा बुला दो। तो वैसे वो जानने लग गए थे सारे, क्योंकि ब्लड सैंपल कलेक्ट करने गए, पहले उस पर गए, 4-5 बार वो जा चुके थे, लंबे थोड़े हफ्ता 10 दिन में ठहरते भी थे हम, तो जानने पहचानने भी लग गए थे लोग तब। तो वो आए, तो फिर मैंने पूछा, पता चला कि वो जब से उनको याद है, उनकी शादी जो है फर्स्ट कजन से हो रही है। किसकी? फैमिली में मुस्लिम्स है ना वो, तो फर्स्ट कजन में शादी करते हैं, तो डीएनए बाहर जाता ही नहीं है। बे कॉन्सेंग्यूटी में अगर आप फर्स्ट कजन से शादी करते जाओगे तो डीएनए बाहर जाएगा ही नहीं। तो वही एक ही डीएनए चल रहा है, वो एक ओरिजिनल कपल जो था उन्हीं का डीएनए तो चल रहा है ना। भी एक कपल हुआ और पहले शुरू उसके आगे 2 उन्हीं के बच्चों ने आगे शादी कर ली, तो वो डीएनए बाहर से आएगा क्या? कॉन्सेंग्यूटिव बोलते हैं इसमें, तो वो चलता रहेगा। तो एक्चुअली उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं लग रहा था। ये एक नई चीज़ हमको पता चली, हालांकि उसने काम नहीं किया, हमने काम करते तो बड़ा इंटरेस्टिंग कोई चीज़ आती, पर हम थोड़े सोचते रहे। मैंने कहा यार भी कहीं कम्युनिटी माइंड नहीं करे इस चीज़ को कि आप क्या स्टडी कर रहे हो, तो इसलिए स्टडी नहीं किया उसके। पर वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी पड़ा है मेरे पास शायद रिजल्ट, कि भी वो, क्योंकि फिर वो पॉलीमॉर्फिज्म वो होता ही नहीं है, वो वही डीएनए वही घूमता रहता है फैमिली में, 2 ही लोगों का डीएनए घूमेगा ना। फिर ओरिजिनल जो दादा परदादा खड़दादा जो होंगे वो वही डीएनए चलता रहेगा तो पूरी फैमिली में। दैट व्हाट एग्जैक्टली वहाँ उसमें था। तो सारे बिल्किस बानो की फैमिली के लोग हाँ, थे? फैमिली के लोग थे, तो इसलिए वो सारे एक जैसे ही हैं। तो कौन क्या है ये पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर हमने इतना ही कहा भी एक फैमिली है, इतना कह सकते हैं। बाकी कौन क्या है उसमें इंडिविजुअल नहीं मैचिंग कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे। तो लेकिन फिर भी कोर्ट ने सजा उसमें दे दी थी। अभी से छूटे हैं वो लोग बेल पे, है ना। कुछ अभी कंट्रोवर्सी मैंने पढ़ा नहीं, हाँ, कंट्रोवर्सी हुई थी, वेलकम वगैरह, ग्रैंड वेलकम था। हाँ, ग्रैंड वेलकम वो जो कर रहे थे तो वो था। तो वो भी किया, उसके बाद भी एक किया जिसमें 21 लोग हमने निकाले थे। वो कैसे था? 21, वो 21 लोगों को रिकवरी की थी हमने, और सबकी आइडेंटिटी फिर वही डीएनए से उसमें एस्टेब्लिश वगैरह की थी। तो मतलब व्हाट आई मीन से होता ये है कि भाई हालांकि हमको बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ी, वहाँ जाते थे हम, एरिया में रहते थे, और फिर लोगों से मैच भी करना, उनके ब्लड सैंपल सबके इकट्ठे करना, फिर मैचिंग करना, इट्स डिफ़िकल्ट जॉब होता है। लेकिन ज़िंदगी में देखो, मुझे कोई एक बार पूछ रहे थे, शायद लास्ट टाइम आपके यहीं पूछा या कहाँ पूछा, कि साहब आप ऐसा जब आप हतप्रभ हो गए, कि जब आप हतप्रभ हो गए, मैंने कहा मैं हतप्रभ लाइफ में एक बार हुआ। जब हमने ये बिल्किस बानो वाले केस में जब बॉन्ड्स मैंने कहा मिल गई, एक मिली है, तो उसके बाद में खोदने लगे, तो जहाँ से खोदा तो वहाँ से तो सबसे पहले जो निकल के आई वो एक बच्ची की फ्रॉक निकल के आई। तो फ्रॉक मैंने उसको उठाया और मैंने ऊपर किया, तो वहाँ पे क्या था, तब तक लोगों को पता चल गया था कि भाई एक हड्डी मिल गई है, तो वाइल्ड फायर की तरह वो फैल गई। तो काफ़ी लोग जो है वहाँ, टीले थे, नदी होती नीचे होती, चारों तरफ ऊंचे किनारे थे, तो वहाँ उस पर आके सैकड़ों लोग खड़े हो जाते थे, तो सब खड़े थे वहाँ पे। और जैसे वो मिली तो यू विल बी सरप्राइज्ड, क्लैपिंग जो हुई है, सारे लोग खड़े क्लैप करने लगे, जोर जोर, कोई 10 मिनट तक क्लैप करते रहे। आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड कि यार ये तो मरने की पक्की निशानी मिली है उस पर, ये
क्लैप क्यों कर रहे हैं? फिर मुझे लगा कि देखो कोई अपनी बच्ची को जिसकी बच्ची हो गई, वो पता नहीं उसको लग रहा होगा अब जिंदा है, मर गई, कहाँ गई, कि उसको मालूम नहीं है क्या हुआ उसका अंत। तो आज जब उसको ये लग रहा है कि भाई हमारी बच्ची मारी है, वो एक अलग बात है, किसने मारी, क्या मारी, वो एक अलग बात, पर बच्ची हमारी थी, वो इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ हर एग्जिस्टेंस कि वो थी, क्योंकि उससे पहले तो वैक्यूम है, ही डजंट नो वो मर गई जिंदा क्या है। तो उससे भी उसका इतना ज़्यादा वो मन हो रहा है कि दे स्टार्टेड क्लैपिंग, और शायद कहीं एक उम्मीद मन में आई होगी कि अब तो कल्प्रिट्स को सज़ा मिलेगी ही, और जो सज़ा मिले, यह नहीं कि उसे कोर्ट ने दी बकायदा, और वही थे, शायद उज्जवल साहब ही थे उसमें, पर उसमें गया था बम्बे एविडेंस के लिए। फिर जब ये कंक्लूड हो गया केस, तो जिस दिन कंक्लूड हो गया तो मेरे पास एक चिट्ठी भी आई, बड़ी अच्छी चिट्ठी आई, तो मेरे लैपटॉप में रखा हुआ, उसमें लगा करके उसको रखा हुआ है। क्या था चिट्ठी में? उसमें एक पोइम भेजी थी उन्होंने, एक पोइट्री भेजी थी लिख के उन्होंने। क्या पोएट्री थी? डॉक्टर डोगरा की एक टीम है, मानव सेवा जिसका थीम है, ऐसे कुछ लिख करके उन्होंने मेरे लिए, जब सजा हुई उनको, तो वो बड़ी, मैंने इसलिए संभाल के रखा कि भाई somebody has got relief, है ना, बिकॉज ऑफ मी। हमने किसी को रिलीफ दिया, उसको जस्टिस मिला, तो जस्टिस मिलने से उसको ही फेल्ट रिलीव्ड ऑफ द थिंग। तो ये बड़ी बात होती है, तो मैं उसको बड़ा संभाल के रखता हूँ इसलिए। अमेजिंग, अमेजिंग। अब चलिए गुजरात के ही एक और केस की बात कर लेते हैं। तो गुजरात के 2 केस बता दिए मैंने, आपने एक पूछा, तीसरे केस की बात कर लेते हैं। दूसरे में 21 लोग थे, और उनमें मेन डिस्प्यूट था आइडेंटिटी का, कौन किसका रिलेशन है। तो वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ वहाँ की। मैं वहाँ में जाते ही, जब उस बार जब मैं गया तो अपनी टीम ले गया था मैं, थोड़ा सा टीम में चेंज आ गया था, कुछ लोग मेरे एमडी करके चले गए थे, तो मैं जाते ही बीमार हो गया। गुजरात में? हाँ, गोधरा में हम स्टे किए थे उस बार। तो गोधरा के जो सर्किट हाउस है उसमें, तो जाते मैं बीमार हो गया। तो मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा देखो यार, मैं तो बीमार हो गया, तो 1-2-3 दिन में तो नहीं आ पाऊँगा, तो तुम लोग ज़रा संभालो। फीवर चढ़ गया मेरे को काफ़ी। वो गए 3-4 दिन, तो वो बड़े हताश हो गए, नहीं होता है। तो एक वहाँ पे यादव थे, आईपीएस, इसके कैडर के, तमिलनाडु कैडर के, पर वो सीबीआई में डेपुटेशन पे आए हुए थे। तो वो मेरे पास बैठ जाते थे गपशप लगाने के लिए, डॉक्टर साहब अकेले हैं। तो जब वो रोज़ खबर आती थी, लड़के हताश होके आते थे, तो वो मेरे को एक बात कहता यार, कहता सर ऐसा है, ये रोज़ परेशान होके आ रहे हैं ना रात को 10-11 बजे, आप ठीक हो जाओ बस। आप जिस दिन ठीक जाओगे 5 मिनट में आप कहोगे, ऐसे लकड़ी अड़ाओगे, रखोगे, यहाँ से खोदो और वहाँ से साइयाँ बोर्ड निकल आएंगे। तो रोज़ मेरे को ये कहता था। तो बोले, मैंने कहा ऐसे तुम कैसे कह रहे हो? बोले ये एक आदमी की नेचर और एक्सपीरियंस होता है उसका। तो आप जाओगे, जाते वहाँ कहोगे बोले ये झाड़ी है, ये उठा, यहाँ निकालो, तो सब निकल जाएंगे। तो उसके बाद मैं ठीक हो गया दवाई खा के, तो गया मैं वहाँ। तो हुआ ये, तो मैं जाते मैंने कहा भाई ये पूरा फील्ड था बहुत बड़ा, तो उसमें कहाँ, तो मैंने कहा यार फ़ोटो देना, वो जो उस दिन लिया था जिस दिन यहाँ पे उन्होंने एक किसी ने फ़ोटो ले रखा था, उससे पहले का खेत का। मैं देखा, मैंने कहा यार ये यहाँ पे आक होता ना, आक, उसका एक पेड़ था। मैंने कहा आकड़े का पेड़ यहीं पे है, ठीक है। और एक फ़ोटो उसके बाद का अवेलेबल था, तो उसको दिखाया, तो मैंने कहा ये जो स्टेशनरी यहाँ चीज़ है वो आक है, बाकी से बदला हुआ है, तो ये हो ना, ये आग के पास होना चाहिए। ऐसे मैंने अपना कॉमन सेंस लगाया, मैंने इसके पास खोदो, तो उसमें खुदाई शुरू की, तो 5 मिनट बाद ही उसमें से स्कल निकल आया। बोले तो मैंने कहा था सर 5 मिनट, ठीक 5 मिनट में निकला है। तो क्या फिर सारे उसमें से सैकड़ों में बोन निकले, 21 आदमियों के बोन्स थे। और इसमें सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम थी वो ये थी
इसमें टाइम बहुत लगा, सालों साल लग गए। वो कारण ये था कि जो इसमें एसआईटी हाई कोर्ट के डिसीजन पे बने, अब उसमें 2 आदमी तो जो 3 आदमी की कमेटी थी, उसमें कर्नैल सिंह भी रहे। हाँ, करना सकते ना। तो उसमें क्या था कि जो 2 आदमी तो गवर्नमेंट की तरफ से थे और एक बंदा एक्यूज्ड को रिप्रेजेंट करता था, एसके वर्मा आईपीएस। तो अब जब इन्वेस्टिगेटिव टीम इज सपोज टू बी न्यूट्रल, पर यहाँ पे ऑलरेडी एक आदमी आप उनके चॉइस का उनके रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेज रहे हो, तो क्या आपको जीने देगा? तो हमारा जो टाइम लगा बहुत ज़्यादा इसलिए लगा कि उनके कुछ प्रश्नों का अंत ही नहीं था। किनके? वो एसके वर्मा जो तीसरे मेंबर एक्यूज्ड को जो रिप्रेजेंट करते थे, सोहराबुद्दीन को? नहीं, बिल्किस बानो और ये सब जो थे, क्या बताया नाम आपने, सोहराबुद्दीन और प्रजापति वगैरह। तो जो बिल्किस बानो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग से मेंबर था एसआईटी का, इन्वेस्टिगेटिंग टीम का। अब वो 2 लोगों को, हमको एक्सपर्ट्स को, हम तो इंडिपेंडेंट थे, हम तो सीबीआई वाले पूछते थे, हम उनको भी जवाब दे रहे थे, और ये पूछते तब उनको भी जवाब दे रहे थे। हमारी टीम तो इंडिपेंडेंट टीम थी एक तरह से। लेकिन उस टीम में दिक्कत हमको ये आती थी, जब हम टेस्ट होते थे उसके साथ में, एसआईटी के साथ में, हाई कोर्ट के एसआईटी के साथ में, कि भाई अब उसका वो जो मेंबर में से एक मेंबर उल्टा बोल रहा है, 2 मेंबर अलग बोल रहे हैं, इसलिए कोई चेयरमैन टिकता ही नहीं था वहाँ। कितने चेयरमैन चेंज हुए, कोई टिका ही नहीं। चेयरमैन आता था, वो 2-3 महीने रहता था, फिर वो, अब हम भी एक्चुअली, मेरी भी स्थिति ऐसी हो गई थी बीच में कि मैंने कहा यार मैं भी छोड़ूंगा। लेकिन होता ही है कि भाई डॉक्टर को अगर मैं जाके कोर्ट में रिक्वेस्ट भी करता, तो फिर कोर्ट में आपको जाना पड़ता है, या फिर अलग से किसी से मिलो। तो वो लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, तो उनमें गट्स होते हैं। हम लोगों में तो डॉक्टर लोग हैं, सेवा करना जानते हैं, हम कहाँ से इतना बोल्ड हो जाएंगे कि जाके जस्टिस को कहेंगे कि मैं नहीं देखना चाहता है। तो लेकिन बड़ी प्रॉब्लम रही उसमें। तो वो ज़्यादा हमारा बेटर, बाकी चीज़ तो देखिए, बाकी तो हमारा प्रोफेशन का है, हमारा एक्सपीरियंस, हम कहेंगे वैसी चीज़ों हम कर देंगे। इतने क्वेश्चन थे उसमें, हर चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया, रिकन्स्ट्रक्ट करके प्रॉपर जवाब दिए, उनको कन्विंस करके जवाब दिया, ठीक है ना। लेकिन अब वो एक आदमी आपको हमेशा क्वेश्चन करने के लिए तैयार है, उनके क्वेश्चनों का अंत नहीं है, उनको पढ़ने में ही आपको लग जाएगा साल, इतने लंबे डिले करने की कोशिश, मतलब डिले नहीं, कंफ्यूज करने की कोशिश। वाई आई डोंट नो, बट वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते थे कि भाई कोई चीज़ किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। ओके, है ना, डिले नहीं। बाटला हाउस इनकाउंटर दिल्ली में हुआ था, कई ढेर सारे सवाल उस पे हाँ, उठे उसमें थे। उसकी खास बात यह है कि उसमें मैंने जो वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, 3D एनिमेशन, है ना, वो कोर्ट में एज एविडेंस प्रोड्यूस हुआ, और हमने कोर्ट में उसको प्ले करके दिखाया। क्या बनाया था? तो क्या उसमें क्या था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी इसमें, और दुनिया भर के लोग इसमें, आरटीआई और क्या नहीं, बहुत हम लोगों को इसमें आ रही थी, पुलिस को भी आ रही थी, सब जगह बहुत से पॉलिटिशियंस अगेंस्ट में बोलने लगे, एक पब्लिक डिबेट का विषय बन गया। तो इसका एक लॉजिकल जवाब देना बहुत ज़रूरी था। एंड सेकेंडली, जो लोग पकड़े गए थे उनमें कोर्ट में ट्रायल होनी थी उनकी, है ना, तो उसके लिए भी आपके एविडेंस बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने एनिमेशन को यूज़ किया था। अब वो एनिमेशन इतना अच्छा बना, तो उसके लिए सबसे पहले जब उन्होंने कहा एनिमेशन कैसे करो बनाओगे, तो मैंने कहा देखिए, मुझे मालूम नहीं है सीन पे क्या हुआ, आप जितने लोग सीन में थे, जिनकी डेथ हो गई, MC शर्मा की डेथ हो गई थी, मैंने कहा उसको तो लाया नहीं जा सकता, पर बाकी लोग तो हैं, और वो लोग भी हैं जो अपोजिट लोग जिनको पकड़ा गया था, उनमें से एक की डेथ होगी, बाकी तो वो भी थे। तो मैंने कहा आई विल टॉक टू बोथ ऑफ पीपल एंड देन आई विल रिकंस्ट्रक्ट। तो हमने सबसे बात करके, सबके स्टेटमेंट्स जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे, और ख़ुद भी हमने उनसे बात की, और एक बनाया कि सब इस तरह से ये हुआ, ये इसके हाथ लगी है। जो बाय द वे जिनकी डेथ हुई थी MC शर्मा जी की, तो वो भी हमारे ही यहाँ पोस्टमार्टम हुआ था, हमने ही किया था, मेरे ही किया था, तो उसकी भी सारी मेरे पास में फाइंडिंग्स थी।
तो उसके हिसाब से हमने ये रिकंस्ट्रक्ट किया कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, एंड इट्स मैच्ड सो नाइसली। भाई उन्होंने डिस्क्रिप्शन, पहले हम ब्लाइंड चल रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, आई हैव नेवर गॉन देयर, ठीक है। और मैं अब जो नॉन उनकी स्टोरी से लेके उसके हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई कहाँ से किसने गोली फायर की और कैसे ट्रेवल किया। अगर वो कंसाइड करती है, एक आदमी जैसे कहा कि सब MC शर्मा के लीवर में जैसे गोली लगे, ठीक है, उसी वक्त जो आदमी कहता है कि सब मैं इनके पीछे खड़ा हुआ था और मेरे से एक स्क्रैच करती हुई गोली गई, अब उसका मुंड मिल रहा है, यहाँ से एंट्री हो रही है उसकी, एंट्री बुलेट के यहाँ से निकल रही है और ये एंट्री का एग्जिट करके उनके लिवर में घुस जा रही है, और दोनों जो उन्होंने पोजीशन बनाई बिल्कुल मैच कर रही है। तो अब आपको इसको क्या कहेंगे? देयर इज नो अदर वे टू प्रोड्यूस दैट इंजरी ऑन द आर्म, जिसकी ट्रैक यूं जा रही है। तो यानी कि यहाँ से गई वो स्क्रैच करती हुई ट्रैक बनाती हुई गई जा करके, और उसके बाद में वो उनके पीछे खड़े, उन्होंने बताया कि मैं उनके पीछे खड़ा था जब गोली लगी, जब ये लगी। तो हमने तो इतना ही पूछना था ना अपने हिसाब से कि तुम बताओ तुम कहाँ थे? तो मैं यहाँ था, उनके पीछे था। कैसे हाथ था? मेरा हाथ यूँ था। तब क्या हुआ? बोले मेरे को ऐसा लगा जैसे कुछ रगड़ के गया है, बस उसको क्या पता चलेगा। उसका क्या हुआ? MC शर्मा नीचे गिर गए। अब वो स्क्रैच करती हुई गोली जा रही है, वो उनके बगल में खड़ा है, वैसे जैसे बता रहा है वैसे तो कंसाइड कर रही है। तो मेरे को ये मालूम नहीं है, मैं उनके बयानात से जाकर के और बैकवर्ड जाकर के रिकंस्ट्रक्ट किया। तो सारा रिकंस्ट्रक्ट जब मिल जाता है देन यू आर प्रीटी श्योर कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा, या इंजरीज इस मैनर में एक्सप्लेनेबल है ना। उसने कहा मैं यूँ करके खड़ा था, मेरे यहाँ से स्क्रैच मार के गई और उनके, अब कहाँ गई उसने तो ये नहीं बताया कि उनके लग गई, बट आई फाइंड दैट देयर इज ए वुंड उनके यहाँ पर जो जाके उनको रेस्टोर कर रहा है और बाहर जाके फैटल वुंड कर रहा है। तो नेचुरली अब ये कंसाइड कर रहे हैं, तो नेचुरली वो स्टोरी ठीक बोल रहा है। कहाँ से मरी? वहाँ कोने में था। उसको पूछा हम तुम कहाँ थे? मैं वहाँ पे खड़ा बैठा था। अब वो तो ये तो नहीं कहेगा मैंने गोली चलाई, वो कहेगा जी मैंने तो अपने सेल्फ डिफेंस में चलाई, इनकी वेपन देख के मैंने भी चला दिया, है ना। कि ये जब वेपन आए तो हम तो कमरे में आराम से बैठे थे, भैया आए तो चला। तो कहने का मतलब वो सारी चीज़ जब कंसाइड कर जाती है, मिल जाती है आपस में, दिखती है, अब तो आप उसको वैसे रीड्रॉ कर लेते हो इवेंट्स को, तो वो एक एनिमेशन हो गया। खैर सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। हाँ। बहुत कुछ सीखने को मिला, 2 घंटे से ज़्यादा का आपसे बातचीत कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिए।